जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सबों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में भारतीय जो इतिहास का जो आधुनिक भारतीय इतिहास का सीरीज चल रहा है, इसका ही अध्याय नंबर 5 देखेंगे। और इसमें जो है कृषक आंदोलन, आधुनिक शिक्षा का विकास, 19वीं शताब्दी पुनर्जागरण और मुस्लिम सुधार आंदोलन, इसमें प्रमुख ये 4 टॉपिक है जिसको हम कवर करेंगे। ये देखिएगा टॉपिक तो आगामी जो भी एग्जाम हो, चाहे वो बीपीएससी ले लीजिए या बिहार दरोगा हो गया, या बिहार कांस्टेबल, ठीक है, बिहार सिपाही भर्ती, ये तीनों चारों जो भी बिहार से रिलेटेड या मान लीजिए जो है स्टेट लेवल या मान लीजिए सेंट्रल लेवल किसी भी एग्जाम होता है तो उसमें देखिएगा तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन लगभग सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये जो 4 टॉपिक है इससे तो आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिए ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका जो है नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए इसमें पहला जो टॉपिक है ये कृषक आंदोलन कवर किया गया है। ब्रिटिश शासन ने भारतीय किसानों पर सर्वाधिक कहर ढाया है, ठीक है। ब्रिटिश शासन जो था ये सबसे ज़्यादा कहर जो है भारतीय किसानों पर ढाया था। जमींदारों ने भी किसानों पर अत्यधिक अत्याचार किया। उसने बेगार लिए जाने लगा और मनमाने ढंग से अवैध लगान वसूली का दुष्चक्र चल पड़ा था। मतलब जमींदार लोग जो था ये किसान वर्ग को बहुत जो है परेशान कर रहा था। और बेगार मतलब होता है बिना उसका जो है कृषि जो भी काम किया उसके लिए उसको रोजगार नहीं दे करके, पैसा नहीं दे करके फ्री में कराना, इसी को बेगार कहा जाता है। और मनमाने ढंग से अवैध जो था ये लगान भी वसूल करता था जमींदार। तो नेक्स्ट देखिए कह रहा है उपरोक्त कारणों से किसान आंदोलन का विस्फोटक समय समय पर अलग अलग स्थानों पर दीर्घकालीन असंतोष एवं तत्कालीन कारणों से होता रहा था। इसमें देखिए 19वीं शताब्दी के कृषक आंदोलन जो हुए थे इसमें प्रमुख था नील विद्रोह जो हुआ था ये 1959 से लेकर 60 ईस्वी में हुआ था। और दिगंबर विश्वास एवं जो है विष्णु विश्वास इसका नेतृत्व करता था। ये जो नील विद्रोह हुआ था इसका जो नेतृत्व करता था ये दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। ये बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। परिणाम हुआ किसानों का यह आंदोलन क्या रहा, सफल रहा। उसके बाद जो दूसरा आंदोलन हुआ था उसमें प्रमुख था पवना विद्रोह जो हुआ था 1873 ईस्वी में हुआ था। और ईशान चंद्र राय और केशव चंद्र राय जो था इसका नेतृत्व करता था। बंगाल के क्षेत्र में यह भी हुआ, आंशिक रूप से सफलता मिली थी। उसके आता है दक्कन उपद्रव जो हुआ था यह 1875 के ईस्वी में हुआ था। और पूना जिले के किसान द्वारा इसको जो है नेतृत्व किया गया था महाराष्ट्र के क्षेत्र में। आंशिक रूप से ये भी जो है सफल माना जाता है। नेक्स्ट देखिए नील आंदोलन, ये जो है 1859 से लेकर 60 के बीच में हुआ था। कह रहा है बंगाल के अंग्रेज नील है किसानों को जबरन नील खेती करने को बाध्य किया और उसकी बहुत कम कीमत किसानों को देते थे। इसके जो है किसान में अत्यधिक असंतोष था। देखिए क्या हुआ, नील्हे जो जमींदार था, जो मतलब किसान लोग था, नील की खेती करता था, उसको पहले रकम ज़्यादा मिलता था। लेकिन क्या हुआ बाद में देखिए तो ब्रिटेन में आर्टिफिशियली रूप से नील का जो है उत्पादन होने लगा। तो ब्रिटेन में जब नील का उत्पादन आर्टिफिशियली रूप से होने लगा तो इसका कीमत कम था और भारतीय नील का कीमत क्या था, ज़्यादा था, तो लोग खरीद नहीं पा रहे थे या अंग्रेज उसका उचित मूल्य नहीं दे पा रहा था। जिसके कारण किसान सब ने निर्णय लिया कि हम नील की खेती नहीं करेंगे। लेकिन इसको बाध्य कर दिया गया था कि जो अंग्रेज के द्वारा जो तुमको नील की खेती करना ही पड़ेगा। इसीलिए ये नील विद्रोह का नींव पड़ा था। नेक्स्ट देखिए कह रहा है बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव के एक नील उत्पादन के 2 भूतपूर्व कर्मचारी, एक थे दिगंबर विश्वास और दूसरा कौन थे, विष्णु विश्वास, के नेतृत्व में किसान ने जो है नील आंदोलन प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट कर है हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन के लिए काफ़ी कार्य किया था। हिंदू पैट्रियट के संपादक जो थे हरिश्चंद्र मुखर्जी, ये नील आंदोलन का जो है काफ़ी कार्य या काफ़ी फैलाया था। नेक्स्ट देखिए कर है दीनबंधु के नाटक नील दर्पण में किसानों के शोषण का वर्णन किया गया है। दीनबंधु के नाटक में जो लिखा गया था नील दर्पण में किसानों के शोषण का प्रमुख रूप से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कर है सरकार ने 1860 में जो है सी टोनकार की अध्यक्षता में नील आयोग का गठन किया।
तो 1860 में देखिए सी टोनकार की अध्यक्षता में एक नील आयोग का गठन किया गया और इस आयोग में एक भारतीय सदस्य ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के जो है के चंद्रमोहन चटर्जी, क्या होगा, के चंद्रमोहन चटर्जी भी एक भारतीय सदस्य इसमें शामिल थे, किसमें, नील आयोग में, जो कि सी टोनकार के अध्यक्षता में 1960 में गठन हुआ था। नेक्स्ट देखिए 20वीं शताब्दी में जो प्रमुख किसान आंदोलन हुआ उसमें दे रखा है दूसरा संयुक्त प्रांत का किसान आंदोलन, जो कि 1918 ईस्वी में हुआ था और इसका नेतृत्व करता था गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय। तो याद रखिए, यहाँ पर कॉमा लगा लीजिए, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी या मदन मोहन मालवीय, ये तीनों आदमी मिलके जो संयुक्त प्रांत किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। और ये क्षेत्र जो था ये अवध और यूपी के कुछ आगरा का क्षेत्र था, इसी को संयुक्त प्रांत कहा जाता था। ये आगरा का क्षेत्र था। परिणाम क्या हुआ, ये भी आंशिक रूप से सफलता मिली। तीसरा पॉइंट, तीसरा जो कह रहा है इसमें कह रहा है अवध किसान सभा का आंदोलन, जो कि 1920 ईस्वी में हुआ था। 1920 में हम जानते हैं असहयोग आंदोलन भी 1920 में चल रहा था और इसी समय में अवध किसान सभा का आंदोलन भी हुआ और ये नेतृत्वकर्ता जो रहे थे ये बाबा रामचंद्र रहे थे और ये हुआ था अवध के क्षेत्र में, ये आंदोलन शुरू हुआ था और दमन कर दिया गया। ये आंदोलन सक्सेस नहीं रहा, यानी सफलता नहीं मिली और अंग्रेज के द्वारा इसको दमन कर दिया गया। उसके बाद हुआ था एका आंदोलन। एका आंदोलन जो है 1921 से लेकर 1922 ईस्वी में हुआ था। ये मदारी पासी और सहदेव के नेतृत्व में, मदारी पासी और सहदेव के नेतृत्व में एका आंदोलन 1921 में शुरू हुआ। ये क्षेत्र जो था हरदोई और बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर, ये 4 क्षेत्र में प्रमुख रूप से फैला था। इसको भी अंग्रेज के द्वारा दमन कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए एका आंदोलन के बारे में कुछ प्रमुख बातें यहाँ दिया गया है। इसमें कह रहा है 1921 से 22 में हरदोई, बाराबंकी, बहराइच एवं सीतापुर के किसानों ने मदारी पासी एवं सहदेव के नेतृत्व में एका आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन का कारण जो है अत्यधिक लगान, वृद्धि एवं गैर कानूनी रूप से किसानों से जो है खेत छीनना था। तो इस आंदोलन में प्रमुख कारण जो देखिएगा, इसमें अत्यधिक लगान में वृद्धि कर दिया था, गैर कानूनी रूप से किसान से खेती छीना जा रहा था, ये इसका प्रमुख कारण था। पुलिस ने जमींदारों के हित की रक्षा के लिए इस आंदोलन को दमन कर दिया। अब जमींदार लोग जो था ये किसान पर अत्याचार कर रहा था, लेकिन पुलिस लोग ने ये जमींदार की जो है, जमींदार उसको पैसा वैसा दिया होगा क्योंकि जमींदार ही था तो बहुत पैसा होगा, और इसके कारण जो है पुलिस के द्वारा किसानों को इस आंदोलन का दमन कर दिया गया। इसके बाद देखिए आता है बरदोली सत्याग्रह। बरदोली सत्याग्रह गुजरात के बरदोली तालुका में सरकार ने 27% राजस्व में वृद्धि कर दी थी। ठीक है, तो बरदोली जो है गुजरात में शहर है, वहाँ पे 27% के राजस्व में वृद्धि कर दिया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व जो है वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस आंदोलन में महिला की सक्रिय भूमिका रही थी। तो ये बोला भी जाता है बरदोली सत्याग्रह की महिला के द्वारा ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। देखिए मनीबेन पटेल, शारदा बेन शाह, मीठू बेन पेटिट और शारदा मेहता जैसी महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका इसमें अदा की थी। नेक्स्ट पॉइंट जो कर है बरदोली की महिलाएं एवं गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि यह बरदोली के सत्याग्रह में दिया गया था। नेक्स्ट आता है अखिल भारतीय किसान संगठन की स्थापना 1936 में हुआ। अखिल भारतीय किसान संगठन की स्थापना 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। ठीक है, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुआ और ये जो है 1936 में इसका नाम देखिए तो अखिल भारतीय किसान सभा रखा गया था। इसका पहला सम्मेलन अप्रैल 1936 लखनऊ में ही हुआ। पहला जो सम्मेलन हुआ यह अप्रैल 1936 लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं महासचिव जो बने थे ये बने थे प्रोफेसर NG रंगा बने थे। तो महासचिव जो बने प्रोफेसर NG रंगा और अध्यक्ष जो बने वो बने स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा ने भारत से ब्रिटिश शासन का उन्मूलन एवं भारतीय की स्वाधीनता अपना लक्ष्य घोषित किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो करा इसमें 1 सितंबर 1936 ईस्वी को जो है किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट कर है 1938 में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में जो है निंदुब्रोली नामक स्थान पर प्रथम भारतीय किसान, यहाँ पे किसान होना चाहिए, किसान स्कूल खोला गया था। कहाँ पे?
1938 के आंध्र प्रदेश में गुंटूर और निंदुब्रोल नामक स्थान पर प्रथम किसान स्कूल खोला गया। नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है 1942 ईस्वी तक जो है किसान आंदोलन का एक राष्ट्रीय आंदोलन साथ साथ चलते रहा। तो किसान आंदोलन 1942 तक देखिए किसान आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन जो था एक साथ क्या हुआ, चलते रहा था। नेक्स्ट पॉइंट अब आता है, नेक्स्ट टॉपिक जो है यह है आधुनिक शिक्षा का विकास। ठीक है, देखिए कह रहा है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित है बीज यानी बाल गंगाधर तिलक 1884 ईस्वी में इसकी जो है औपचारिक रूप में स्थापना बीके चिपलुंकर क्या है, बीके चिपलुंकर और बीजी तिलक एमबी नामजोशी ने मिलकर की थी। नेक्स्ट पॉइंट कर है इसमें स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के समय राष्ट्रीय शिक्षा का भी प्रचार प्रसार हुआ। इस समय अनेक राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना हुई। इन राष्ट्रीय स्कूलों में से किसी प्रकार की शिक्षा दी जाए, इसको जो है निर्धारित करने के लिए 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किया गया। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना पूछ लेता है बार बार कब किया गया था, तो 15 अगस्त 1906 को किया गया था। और 1906 को ही हम पढ़ेंगे, मुस्लिम लीग का भी स्थापना हुआ था, ये आगे जाके पढ़ेंगे। इसी में कह रहा है सर विलियम जोन्स ने 1789 ईस्वी में कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। सर विलियम जोन्स कलकत्ता हाईकोर्ट के जज के रूप में भारत आए थे। 1784 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की भी स्थापना की थी। अब इसी में कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच को जो है आधार बनाकर लॉर्ड कैनिंग के समय में लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर 1857 में 3 विश्वविद्यालय भारत में स्थापित किए गए थे। और इसमें देखिए तो पहला था कलकत्ता, दूसरा मद्रास में और तीसरा बॉम्बे में विश्वविद्यालय की स्थापना भी किया गया था। नेक्स्ट चैप्टर जो है इसमें कह रहा है 19वीं शताब्दी में जो है पुनर्जागरण और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में कह रहा है। पुनर्जागरण आधुनिक भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना है जिसने भारतीयों को जो है आत्म निरीक्षण करने के लिए जो है विवश किया था। पुनर्जागरण के कारण देखिए, पहला कारण इसमें प्रमुख है, कह रहा है भारत की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति। 18वीं शताब्दी का भारतीय समाज अंधविश्वासों के जाल में जकड़ा हुआ था। समाज कठोर जाति प्रथा पर आधारित था। छुआछूत का परंपरा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी, जिससे भारतीय समाज उच्च एवं निम्न 2 वर्गों में विभक्त हो गया था। ये क्या है, पुनर्जागरण का पहला कारण था भारत की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति के बारे में। इसके बाद कह रहा है समाज में सती प्रथा, कन्यावध, विधवा व्यवस्था, पर्दा व्यवस्था जो है अशिक्षा जैसे कुरीतियाँ विद्यमान थी। इन्हीं कारणों से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की जो है आवश्यकता पड़ी थी। दूसरा इसमें कह रहा है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। कह रहा है 1813 के अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरी का भारत में आना, यहाँ बसने तथा प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिली थी। और सबसे पहले शिक्षा पे 1 लाख रुपया, कितना 1 लाख रुपया भी खर्च करने का यही 1813 का अधिनियम जो आया था इसके तरह। इसके तब 3 महत्वपूर्ण काम हुआ था। पहला महत्वपूर्ण काम हुआ था जो चाय और चीनी के व्यापार छोड़कर सारा व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया था। ठीक है, ये 1800 अधिनियम में। दूसरा काम जो हुआ था इसमें कहा गया था ईसाई धर्म के मान लीजिए जो मानने वाले हैं वो अपने धर्म को प्रचार प्रसार करेंगे, और कोई भी यदि ईसाई धर्म स्वीकार करता है तो उसको पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। उसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण काम हुआ 1813 का अधिनियम के द्वारा, उसमें 1 लाख रुपया पहली बार शिक्षा पे खर्च करने का अनुमति भी दिया गया था। तो यहाँ पे इसके बारे में याद रखिएगा। कह रहा है इसी समय से जो है भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार तेजी से आई। बड़ी संख्या में निम्न वर्ग के हिंदुओं को ईसाई बनाई जाने लगा। इससे हिंदुओं में प्रतिक्रिया हुई और सुधार का कार्यक्रम जो है शुरू हो गया। तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ प्राच्यवादियों का प्रभाव देखिए। प्राच्यवादी ने जो वे अंग्रेज विद्वान थे जो प्राचीन भारतीय संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है प्राच्यवादियों ने भारतीय इतिहास, धर्म, दर्शन,
कला का अध्ययन किया और प्राचीन उपलब्धियों को प्रकाश में लाने में योगदान जो है दिया। इससे जो है भारतीयों में आत्म गौरव व आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई थी। इसके बाद चौथा देखिए पॉइंट इसमें कह रहा है अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य विचारधारा का प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ा? पहला पॉइंट इसमें कह रहा है भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की स्थापना के साथ साथ ही पाश्चात्यकरण यानी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हुई थी। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो कह रहा है इसका प्रभाव कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में पहले पड़ा। इससे एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग जो है कहा गया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है प्रमुख सुधार जो है राजा राम मोहन राय। जो है भारतीय सुधार में देखिएगा तो सबसे महत्वपूर्ण आते हैं ये राजा राम मोहन राय। इनके बारे में देख लेते हैं। और देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए राजा जो है ना, इनका नाम राजा नहीं था, इसका नाम सिर्फ राम मोहन राय था। तो पूछता है राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो ये राजा की उपाधि जो है ये अकबर द्वितीय के द्वारा जो है दिया गया था, जो मुगल बादशाह था। इसी मुगल बादशाह का पेंशन बढ़ाने के लिए जब जो है अकबर द्वितीय ने भेजा, कहाँ पे? ब्रिटेन भेजा था, तो राजा की उपाधि देकर भेजे थे। तो याद रखिएगा। कह रहा है बंगाल से शुरू हुए सुधार आंदोलन का नेतृत्व राजा राम मोहन राय ने किया था। इसी कारण इन्हें भारत के नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक और आधुनिक भारत का पहला महान नेता माना जाता है। किसको? राजा राम मोहन राय को। कह रहा है राजा राम मोहन राय के बारे में देख लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है। जन्म जो है उनका 1774 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। इनका जो है प्रथम ग्रंथ फारसी भाषा में तोहफल उल मुहिद्दीन, क्या है? तोहफल उल मुहिद्दीन है। 1817 में डच घड़ी साज डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज का जो है स्थापना भी किया। उसके बाद देखिए 1825 ईस्वी में कलकत्ता में वेदांता कॉलेज की स्थापना ये राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। 1828 में देखिए तो ये ब्रह्म समाज की स्थापना भी किए। 1829 ईस्वी में इन्हीं के प्रयास से सरकार ने जो है सती प्रथा निषेध कानून पारित किया था। उसके बाद कह रहा है 1830 में देखिए जो है मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी और कहाँ? इंग्लैंड भेजा। ये पहले बता दिए हैं। नेक्स्ट कह रहा है 1833 ईस्वी में इंग्लैंड में जो इनकी मृत्यु हुई और वहीं पे हिंदू परंपरा के अनुसार इनका दाह संस्कार हुआ। तो इस जगह का कभी कभी नाम पूछ देता है। इस जगह का नाम है ब्रिस्टल। क्या नाम है? ब्रिस्टल। ब्रिस्टल में ही इनका जो है अंतिम संस्कार हुआ है और यहीं पे इनका अभी भी जो है कब्र है। इसके बाद आइए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इनका जो है पहला ग्रंथ फारसी में तोहफत उल मुहिद्दीन है, जो इसका मतलब जो होता है 21 वादियों को उपहार, प्रकाशित हुआ था। इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया और 21वाद को सब धर्मों का मूल बताया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज या ब्रह्मा समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य जो था राजा राम मोहन राय की मान्यता के अनुसार हिंदू धर्म में सुधार करना। ठीक है। उसके बाद जो कह रहा है इन्होंने समाज सुधार एवं शिक्षा के विकास पर जो है अत्यंत ध्यान दिया या अत्यंत बल दिया। अब ब्रह्म समाज जो है इसके बारे में देख लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद इसका नेतृत्व जो किया था द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया। इसके बाद देखिए केशव चंद्र सेन की उदारता के कारण ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई। 1865 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने इन्हें आचार्य के पद से हटा दिया, केशव चंद्र सेन को। केशव चंद्र सेन जो है यह हट जाने के बाद ब्रह्म समाज के ही नाम से भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। केशव चंद्र सेन जो है के प्रयासों से सरकार 1872 ईस्वी में ब्रह्म विवाह एक्ट जो है पारित किया था। उसके बाद आता है 1878 ईस्वी में भारतीय ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई। केशव चंद्र सेन के अनेक अनुयायी मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष बने थे आनंद मोहन बसु। कौन? आनंद मोहन बसु। अब देखिए दे रखा है ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था 1828 में। ठीक है। इसके बाद रखिए आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना। वहीं आ जाएगा भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना, तो यह केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया। उसके बाद साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना ये आनंद मोहन बसु और उनके सहयोगी के द्वारा किया गया।
नेक्स्ट आता है ईश्वर चंद विद्यासागर। राजा राम मोहन राय व्यक्तित्व के बारे में पढ़ लिए। अब इसके बाद जो आता है प्रमुख ईश्वर चंद विद्यासागर। इनकी विद्वता के कारण इन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली है। समाज सुधार के क्षेत्र में इनका सबसे बड़ा काम जो है विधवा पुनर्विवाह कहा जाता है। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान ये निभाए हैं। इन्हीं के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था। इसके बाद आता है स्त्री शिक्षा के जो है विकास में भी इनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। इन्होंने बेथुन स्कूल के निरीक्षक की जो है हैसियत से 35 बालिका विद्यालयों की जो है स्थापना किया है। उसके बाद आता है यंग बंग आंदोलन। कौन आता है? यंग बंग आंदोलन। यंग बंग आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विलियम डेरोजियो। कौन है? हेनरी विलियम होगा यहाँ पे, विलियम डेरोजियो है। डेरोजियो आधुनिक पाश्चात्य विचार से प्रभावित थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने हेनरी विलियम डेरोजियो को आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और अपनी जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया है। इसके बाद आता है प्रार्थना समाज। क्या आता है? प्रार्थना समाज। देखिए 1867 ईस्वी में केशव चंद सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने इसकी जो है स्थापना कहाँ की? बम्बई में की। इसके बाद देखिए प्रमुख में आता है 1869 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे एवं R.G. भंडारकर जैसे लोग जो है इसके सदस्य बने प्रार्थना समाज की। इसके बाद आता है परमहंस मंडली। परमहंस मंडली देख लेंगे। कह रहे 1849 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने बम्बई में परमहंस मंडली की स्थापना की। इसके बाद देखिए इसके अन्य प्रमुख सदस्यों में दादोबा पांडुरंग एवं बालकृष्ण जयकर थे। कौन थे? दादोबा पांडुरंग एवं बालकृष्ण जयकर थे। नेक्स्ट पॉइंट का है यह जो है इक्केश्वरवाद एवं विश्व बंधुता की अवधारणा पर जो है आधारित थी। यह जो था इक्केश्वर एवं विश्व बंधुता की अवधारणा से जो है आपको आधारित थी। नेक्स्ट पॉइंट का है यह ईसाई धर्म के अनुष्ठानों की नकल करते थे। इससे जो है इन पर जनता को संदेह होने लगा। अतः 1860 ईस्वी में परमहंस मंडली क्या है? ये समाप्त हो गई। ठीक है, 1860 ईस्वी में जो है परमहंस मंडली को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट जो कर रहा है M.G. रनाडे इसके जो है वास्तविक संस्थापक थे। इन्हें जो है महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा गया। क्या कहा गया? महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से किसे जानते हैं? M.G. रनाडे को जाना जाता है। उसके बाद आता है थियोसोफिकल सोसाइटी। क्या आता है? थियोसोफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना जो है 1875 ईस्वी में एक रूसी महिला H.P. ब्लावोस्की, क्या है? H.P. ब्लावोस्की के द्वारा एवं एक अमेरिकी सैनिक अधिकारी जो था H.S. आलकॉट, ये दोनों याद रखिएगा, ब्लावोस्की एवं आलकॉट के द्वारा जो है किया गया था। और ये कहाँ पे? न्यूयॉर्क में किया गया। कहाँ? न्यूयॉर्क में। इसके संस्थापक जो थे 1879 में भारत आए एवं मद्रास के निकट जो है अडियार में 1882 ईस्वी में इसका जो है मुख्यालय स्थापित किया। नेक्स्ट पॉइंट का है 1893 ईस्वी में एनी बेसेंट शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने जो है अमेरिका गई थी 1893 में। नेक्स्ट पॉइंट जो कर रहा है 1907 में एनी बेसेंट जो है थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। नेक्स्ट पॉइंट है 1898 में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गई। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए उसके बाद जो आता है प्रमुख में आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसका मूल नाम जो था मूल शंकर था, ने बम्बई में की। नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है 1877 ईस्वी में इन्होंने अपना मुख्यालय लाहौर में बनाया। स्वामी जी ने वेदों की तरफ लौट चलो का नारा दिया। ठीक है, इन्होंने जो है छुआछूत, जन्म, मूल जाति व्यवस्था, बाल विवाह का जो है विरोध किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है 1874 ईस्वी में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ जो है हिंदी में प्रकाशित की थी। नेक्स्ट पॉइंट जिसमें कह रहा है आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया। इसके जो है माध्यम से जो हिंदू, ईसाई अथवा मुसलमान बन गए थे, उनकी इच्छा से उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाया गया था। 1886 ईस्वी में
लाला हंसराज ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की, जो 1889 में कॉलेज के रूप में परिवर्तन हो गया। ये जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट है। 1886 में लाला हंसराज ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की, जो 1889 में कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो गया। उसके बाद देखिए कर है 1902 ईस्वी में मुंशी राम स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार के निकट कांगरी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की जो है स्थापना किया था। नेक्स्ट पॉइंट जो कर रहा है रामकृष्ण मिशन के बारे में। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया, जिसका बचपन का नाम जो था नरेंद्रनाथ था। क्या था? नरेंद्रनाथ था। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया। यह रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य में से एक थी। 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए और शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। तो यही स्वामी विवेकानंद का जो है स्वामी की उपाधि जो है राजा खेतरी के द्वारा दिया गया था जब ये विदेश अमेरिका जा रहे थे। कह रहे हैं इनके प्रभावशाली भाषणों को सुनकर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था, विवेकानंद निश्चित रूप से विश्व धर्म सम्मेलन में जो है सबसे प्रमुख व्यक्तित्व हैं। नेक्स्ट पॉइंट जिसमें कह रहा है पश्चिमी देशों के लोग इन्हें जो है साइक्लोनिक मॉक ऑफ इंडिया कहकर पुकारते थे। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है 1897 ईस्वी में इन्होंने बरानगर में रामकृष्ण मठ नामक एक संस्था की स्थापना की थी। उसके बाद देखिए 1899 ईस्वी में बेल्लूर जो कि पश्चिम बंगाल में है में एक मठ की स्थापना की। रामकृष्ण मठ यह ऐसे योग्य और आदर्श सन्यासी तैयार करते थे जो धर्म प्रचार के जो है मुख्य आधार है। उसके बाद कहता है रामकृष्ण मिशन जो है यह समाज सेवा पुस्तकों आदि द्वारा स्वामी रामकृष्ण परमहंस एवं स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में करते हैं। क्या चीज़? रामकृष्ण मिशन के द्वारा। उसके बाद आता है मालाबारी प्रस्ताव। देखिए मालाबारी प्रस्ताव में क्या प्रमुख था? कर है हिंदू कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित करवाने के लिए बम्बई में एक पारसी बहराम जी मालाबारी आगे आए। नेक्स्ट कर है 1884 में इन्होंने एक लघु पुस्तिका प्रकाशित की जिसमें हिंदू कन्या के विवाह की उम्र जो है कम से कम 12 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा। इसे ही मालाबारी प्रस्ताव कहते हैं। उसके बाद आता है 1891 में वायसराय की परिषद में यह प्रस्ताव रखा गया कि अंततः यह न्यूनतम अवस्था बिल पारित हो गया। उसके बाद कह रहा है हिंदू कन्या के विवाह की न्यूनतम आयु जो है ये 12 वर्ष कर दी गई। इसके बाद आता है बाल गंगाधर तिलक ने इस प्रस्ताव का भी विरोध किया था। उसके बाद आता है शारदा एक्ट जो कि 1929 में आता है। कह रहा है 1929 में अजमेर के निवासी हरबिलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून जो बना जिसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार विवाह के समय बालक की आयु 18 वर्ष एवं कन्या की आयु 14 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ये शारदा एक्ट आया था। इसके बाद जो प्रमुख आता है इसमें देखिए मुस्लिम सुधार आंदोलन। क्या आता है? मुस्लिम सुधार आंदोलन जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा। कर अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खान थे। सर सैयद अहमद खान का पाश्चात्य संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित थे। इन्होंने बताया कि कुरान में ऐसी कोई बात नहीं है जो मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने या पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने से रोके। अब देखिए सर सैयद अहमद खान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखा है। जन्म उसका जो है 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। 1839 ईस्वी में आगरा कमिश्नरी में नायब मुंशी के पद पर ये नियुक्त हुए थे। 1841 में देखिए तो मुसीब की परीक्षा पास की थी। मुसीब के रूप में जो है मैनपुरी में नियुक्त किया गया था। 1857 के विद्रोह के समय में बिजनौर में जो है सदर अमीन के पद पर नियुक्त थे। 1864 में देखिए तो गाजी में एक साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया। बाद में इसका कार्यालय जो है अलीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया। साइंटिफिक सोसाइटी का कार्य जो था अंग्रेजी पुस्तक का उर्दू में अनुवाद करना था। नेक्स्ट कर है 1875 ईस्वी में इन्होंने अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की जो 1878 में कॉलेज एवं 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तन हो गया।
उसके बाद जो कह रहा है 1886 ईस्वी में मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस एवं 1888 में इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन की स्थापना की। उसके बाद देखिए 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में इनकी क्या है मृत्यु हो गई। ये जो है अपने विचार एवं प्रचार प्रसार जो है तहजीब उल अखलाल क्या है तहजीब उल अखलाल नामक पत्रिका में करते थे। इसके बाद जो आता है देवबंद आंदोलन आता है। कह रहा है देवबंद आंदोलन के प्रवर्तक मोहम्मद कासिम नौनतवी एवं रशीद अहमद गंगोही थे। इन्होंने देवबंद में सहारनपुर एक स्कूल खोला जिसका उद्देश्य था मुस्लिमों के लिए धार्मिक नेता प्रशिक्षित किया जाना। दूसरा पॉइंट जो कर रहा है देवबंद स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य संस्कृति पूर्णतः क्या था वर्जित था। इसके बाद जो कह रहा है इस आंदोलन के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य जो रखा गया मुसलमानों में कुरान एवं हदीस का शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना और दूसरा उद्देश्य जो था ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध जिहाद यानी धर्म युद्ध की भावना की जो है जीवित रखना। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट था वो कह रहा है देवबंद आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के विरुद्ध था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है देवबंद आंदोलन ने जो है कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया जबकि अलीगढ़ आंदोलन कांग्रेस एवं हिंदुओं का जो है विरोध किया था। इसके बाद देखिए कह रहा है अहमदिया आंदोलन। ठीक है, अहमदिया आंदोलन देखिए कह रहा है अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक मिर्जा कौन थे गुलाम अहमद थे। इन्होंने पंजाब में कादियान नामक स्थान से जो है 1889 में यह आंदोलन प्रारंभ किया यानी शुरू किया था। यह आंदोलन जो है उदारवादी सिद्धांत पर आधारित था। कौन अहमदिया आंदोलन कह रहा है यह इन्होंने अपनी ग्रंथ बहरीन ए अहमदिया में जो है अपने सिद्धांतों का वर्णन किया है। 1891 में मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने आप को मसीह उल मौद क्या है मसीह उल मौद अर्थात मसीहा घोषित किया। नेक्स्ट पॉइंट जो कर है 1904 में इन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण का जो अवतार घोषित कर दिया। नेक्स्ट आता है महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग कर्म योग और राजयोग नामक क्या है पुस्तक लिखे हैं। ये स्वामी विवेकानंद के प्रमुख पुस्तक हैं। बहुजन समाज का जो संस्थापक था मुकुंदराव पाटिल एवं जो है शंकरराव जाधव थे जो ये 1910 के बाद जो है की थी बहुजन समाज की स्थापना। कह रहा है बहुजन समाज ब्राह्मण के विरोधी एवं कांग्रेस के विरोधी था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में की थी। इसमें जो है इन्होंने पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जाति की रक्षा की जो है आवश्यकता पर बल दिया था। इन्होंने सत्यशोधक समाज के जो है आपको माध्यम से गैर ब्राह्मण आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। 1843 के एक्ट 5 ने भारत में गुलामी जो अर्थात दास प्रथा को गैर कानूनी बना दिया था। नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है अच्छा शासन स्वशासन का स्थान पत्र नहीं है, यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती का है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। इन्होंने 1887 ईस्वी में ही स्थापना लाहौर में की। ये प्रारंभ में जो ब्रह्म समाज के अनुयायी थे। ठीक है, भारत में समाचार पत्रों का इतिहास कुछ देख लीजिए। कह रहा है भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। 1557 ईस्वी में गोवा के कुछ पादरी लोगों ने भारत की पहली पुस्तक की जो है छपी थी। नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है भारत में प्रथम समाचार पत्र निकालने का श्रेय जेम्स ऑक्सटन हिक्की को मिला है। उसने 1780 ईस्वी में बंगाल गजट का प्रकाशन किया, किंतु कंपनी सरकार की आलोचना के कारण उसका जो प्रेस है जब्त कर लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है 1818 ईस्वी में ब्रिटिश व्यापारी जेम्स सिल्क बर्किंघम ने जो है कलकत्ता जागरण का जो है संपादन किया था। नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है बर्किंघम की वह पहला प्रकाशन था जिसने जो है प्रेस को जनता के प्रतिबिंब के स्वरूप में प्रस्तुत किया। प्रेस का आधुनिक रूप उसी की देन है। नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है पहला भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र 1816 ईस्वी में कलकत्ता में जो है गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा बंगाल गजट के नाम से निकाला गया था। अब देखिए ब्रिटिश भारत के प्रमुख समाचार पत्र जैसे 1780 में बंगाल गजट जो है जेम्स हिक्की के द्वारा शुरू किया गया, कलकत्ता में अंग्रेजी भाषा था।
1818 में दिग्दर्शन जो है मार्समैन के द्वारा कलकत्ता में बंगाली भाषा में था। 1821 में देखिए संवाद के अमूदी राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता बंगाली में था। 1822 में फिर मिला मीरातुन अखबार राजा राम मोहन राय के द्वारा ही कलकत्ता में और फारसी भाषा में था। याद रखिएगा मीरातुन अखबार जो है ये फारसी भाषा में राजा राम मोहन राय के अखबार है। उसके बाद आता है 1853 में हिंदू पैट्रियाट, ये गिरीश चंद्र घोष और हरिश्चंद्र मुखर्जी, कलकत्ता अंग्रेजी भाषा में। 1859 में सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कलकत्ता और बंगाली में है। यही प्रकाशन के कारण जो है जो एक एक्ट लाता है, ठीक है, अंग्रेज के द्वारा। नेक्स्ट 1861 ईस्वी में इंडियन मिरर, देवेंद्र नाथ टैगोर और मदन मोहन घोष, कलकत्ता अंग्रेजी भाषा में। 1861 में टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी प्रेस के द्वारा शुरू किया गया था बम्बई में और यह अंग्रेजी भाषा में था। इसके बाद आता है 1868 ईस्वी में अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष के द्वारा कलकत्ता में और ये बंगाली भाषा में था। इसके बाद देखिए 1873 में आता है बंग दर्शन, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी, कोलकाता में और बंगाली भाषा में था। 1878 ईस्वी में देखिए तो हिंदू, ये बी राघवाचारी और मद्रास अंग्रेजी भाषा में था। वहीं देखिए 1879 में बंगाली जो है पत्रिका आया एस.एन. बनर्जी के द्वारा कलकत्ता में और अंग्रेजी भाषा में ये भी था। 1881 में केसरी आया था केलकर के द्वारा बम्बई में मराठी भाषा में था। 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन आया, ये महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका और अंग्रेजी में था। 1905 में जो आया था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, जो कि श्याम कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में और अंग्रेजी भाषा में था। 1906 ईस्वी में आया युगांतर, जो बरिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र पंत के द्वारा संपादन किया गया, कलकत्ता में बंगाली भाषा था इसका। 1910 ईस्वी में देखिए तो प्रताप आया, क्या आया, प्रताप आया और गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा कानपुर में और हिंदी भाषा था इसका। 1913 में देखिए तो गदर आया लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, अंग्रेजी एवं अन्य भाषा में इसको प्रकाशित किया गया। 1914 में देखिए तो कॉमन बिल आया था, किसके, एनी बेसेंट के सहयोग से बम्बई में और ये अंग्रेजी भाषा में था। 1914 ईस्वी में न्यू इंडिया, ये भी एनी बेसेंट का है, ये भी बम्बई में और अंग्रेजी भाषा में। 1919 ईस्वी में इंडिपेंडेंट आया मोतीलाल नेहरू के द्वारा और ये इलाहाबाद में और अंग्रेजी भाषा में था। 1919 में नवजीवन आया महात्मा गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद में गुजराती भाषा में। उसके बाद 1919 ईस्वी में यंग इंडिया आया महात्मा गांधी के सहयोग से और ये अहमदाबाद में अंग्रेजी भाषा में। उसके बाद फिर 1933 में हरिजन आता है महात्मा गांधी के ही सहयोग से पुणे और ये हिंदी भाषा में था। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। कह रहे हैं गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक जो था 11 फरवरी 1933 को पूना के यरवदा सेंट्रल जेल से प्रकाशित किया गया। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। यह दैनिक पत्र था। इसके अतिरिक्त ये अंग्रेजी में दी पीपुल नामक साप्ताहिक पत्रिका जो है पत्र भी निकाले गए थे। नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में देखिए तो गदर पत्र का जो है प्रथम अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ। यह पत्र अंग्रेजी, हिंदी एवं गुरमुखी भाषा में भी प्रकाशित होता था। इसका उद्देश्य जो था भारतीय सेना में विशेषकर सिखों में जो है ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध बगावत की भावना पैदा करना। उसके बाद आता है लॉर्ड वेलेस्ली ने सर्वप्रथम जो है 1799 ईस्वी में प्रेस सेंसरशिप लागू की। इसने जो है समाचार पत्र के प्रत्यक्षण अधिनियम 1799 में पारित कर जो है समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग ने इस अधिनियम को जो है समाप्त कर दिया।